Hello everyone, my name is Sarang and welcome to the Pharma Astra classes। तो आज के वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है HMP शंट, जिसमें हम HMP शंट का मैकेनिज्म और साथ ही में हम उसका सिग्निफिकेंस भी डिस्कस करने वाले हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी क्योंकि लास्ट की वीक में मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं की थी। एक्चुअली मेरे एग्जाम्स चल रहे थे उस वक्त, पर इस बार हम पूरी कोशिश करेंगे कि बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट के ऊपर। HMP शंट या फिर हम उसे हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे भी बोल सकते हैं। एक्चुअली हम HMP शंट को पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी बोल सकते हैं क्योंकि HMP शंट या फिर हेक्सोस मोनोफॉस्फेट का केमिकल नेम पेंटोज फॉस्फेट होता है। उसके बाद हम उसको फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे भी बोल सकते हैं क्योंकि जब कभी HMP शंट हमारे बॉडी में ऑकर होता है या फिर परफॉर्म होता है तो फॉस्फोग्लूकोनेट एज अ मेजर प्रोडक्ट की तरह बिहेव करता है या फिर प्रोड्यूस होता है। और सबसे लास्ट वाला HMP शंट को हम होरेकर्स एंड डिकन पाथवे भी बोल सकते हैं क्योंकि ये तो साइंटिस्ट है जिन्होंने HMP शंट की डिस्कवरी की थी। उसके बाद आते हैं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो कि है एक्चुअली HMP शंट एक अल्टरनेटिव पाथवे की तरह काम करता है फॉर द ग्लाइकोलाइसिस एंड TCA साइकिल, जिसको हम क्रेब साइकिल भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन होता है फॉर ATP प्रोडक्शन और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के लिए। तो मैं इस पॉइंट को फिर से रिपीट करना चाहूंगा। इट इज एन अल्टरनेटिव पाथवे फॉर ग्लाइकोलाइसिस एंड TCA साइकिल और क्रेब साइकिल इन विच द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज ऑक्सीडाइज्ड टू ATP एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे मैंने पहले ही डिस्कस किया था, ये एक अल्टरनेटिव पाथवे की तरह काम करता है जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और ATP मॉलिक्यूल्स को जनरेट करता है। उसके बाद आते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वेरियस फेजेस इन द HMP शंट। उसके बाद आते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, वेरियस फेजेस ऑफ HMP शंट। तो एक्चुअली HMP शंट दो मेजर फेजेस में डिवाइडेड है। सबसे पहला है ऑक्सीडेटिव स्टेप एंड सेकेंड है नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेप। तो जो ऑक्सीडेटिव स्टेप है वो हमारे लीवर में परफॉर्म होता है, एडिपोज टिश्यू में परफॉर्म होता है, RBC में परफॉर्म होता है, टेस्टिस एंड ओवरीज में परफॉर्म होता है। इन द कॉन्ट्रास्ट अगर हम नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेप्स के बारे में देखेंगे तो वो हमारे DNA एंड RNA या फिर हम उसे न्यूक्लियोटाइड में परफॉर्म होते हैं, ऐसे भी हम उसे बोल सकते हैं। तो ये एक्चुअली DNA एंड RNA ये दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के पार्ट है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेप्स आर परफॉर्म्ड इन दी न्यूक्लियोटाइड्स। उसके बाद आते हैं जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑक्सीडेटिव स्टेप्स इन डिटेल। तो इसके पहले के पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि जो HMP शंट है वो एक्चुअली दो मेजर फेजेस में डिवाइडेड है। सबसे पहला है ऑक्सीडेटिव स्टेप्स एंड सेकेंड है नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेप्स। तो जो ऑक्सीडेटिव स्टेप्स है वो एक्चुअली हमारे लीवर, एडिपोज टिश्यू, RBC, ओवरीज एंड टेस्टिस में परफॉर्म होता है और उसी के बारे में हम अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जो पहला स्टेप है जिसमें
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। तो आपके इसके एंजाइम से ही पता चल रहा है डिहाइड्रोजिनेस मतलब एक हाइड्रोजन एटम इसमें रिलीज हो रहा है और वही हाइड्रोजन एटम NADP नाम के कोएंजाइम के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है जो खुद ट्रांसफॉर्म होता है NADPH। उसके बाद 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन ट्रांसफॉर्म हो रहा है या फिर कन्वर्ट हो रहा है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम 6 फॉस्फोग्लूकोनोहाइड्रोलेज में। तो आपको इसके एंजाइम से ही पता चल रहा है 6 फॉस्फोग्लूकोनोहाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज किया जा रहा है इस स्टेप में और वो खुद कन्वर्ट हो रहा है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में। उसके बाद 6 फॉस्फोग्लूकोनेट कन्वर्ट हो रहा है राइबोलोज 5 फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेस। तो आपको इसके एंजाइम से ही पता चल रहा है कि डिहाइड्रोजिनेस मतलब इसमें भी हमें एक हाइड्रोजन एटम रिलीज हो चुका हुआ मिल रहा है जो कि NADP नाम के कोएंजाइम के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और वो खुद ट्रांसफॉर्म होता है NADPH। और साथ ही में ये जो थर्ड स्टेप है इसमें हाइड्रोजन एटम भी रिलीज हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज हो रहा है। तो आपको ये दो मेजर स्टेप्स बहुत ही याद रखने हैं, जैसे कि जो पहला स्टेप है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन में जिसमें एक हाइड्रोजन एटम रिलीज हो रहा है और वो NADP नाम के कोएंजाइम के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। और जो थर्ड स्टेप है जिसमें 6 फॉस्फोग्लूकोनेट कन्वर्ट हो रहा है राइबोलोज 5 फॉस्फेट में जिसमें भी एक हाइड्रोजन एटम रिलीज हो रहा है NADP द्वारा एब्जॉर्ब किया जा रहा है और वो खुद NADPH में कन्वर्ट हो रहा है और साथ ही में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज हो रही है। तो ये तीनों स्टेप्स एक्चुअली ऑक्सीडेटिव स्टेप्स ऑफ HMP शंट में काउंट होते हैं। उसके बाद आते हैं जो हमारा सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेप्स इन डिटेल, जो कि हमारे बॉडी के DNA एंड RNA में परफॉर्म होता है या फिर हम उसे न्यूक्लियोटाइड में परफॉर्म होता है इससे भी बोल सकते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारे HMP शंट में। तो उस स्टेप में या फिर उस फेज में जो सबसे पहले नंबर का स्टेप है जो कि राइबोलोज 5 फॉस्फेट एक्चुअली डिवाइड हो रहा है या फिर क्लीव्ड हो रहा है दो मॉलिक्यूल्स में, जो कि पहला मॉलिक्यूल है ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट में और सेकंड है राइबोज 5 फॉस्फेट में। तो ये एक्चुअली कैसे होता है, ये एक केमिकल रिएक्शन में दो सब केमिकल रिएक्शन साइमल्टेनियसली परफॉर्म किए जा रहे हैं, इसीलिए दो एक अलग अलग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जिसका पहला पॉइंट है राइबोलोज 5 फॉस्फेट इज क्लीव्ड इनटू टू मॉलिक्यूल्स बाय आइसोमराइजेशन एंड इपीमराइजेशन। तो जैसे कि पहले मैंने बता दिया था कि इसमें क्लीवेज हो रहा है या फिर डिवाइड हो रहा है इपीमराइजेशन के द्वारा और आइसोमराइजेशन के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है राइबोलोज 5 फॉस्फेट इज इपीमराइज इनटू इट्स इपीमर ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इपीमरेज। तो जो कि पहला सब केमिकल रिएक्शन रहेगा या फिर सब रिएक्शन रहेगा जिसमें राइबोलोज 5 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इपीमरेज। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है राइबोलोज 5 फॉस्फेट इज आइसोमराइज इनटू इट्स आइसोमर राइबोज 5 फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ आइसोमरेज। उसके बाद जो सेकेंड सब केमिकल रिएक्शन है जिसमें राइबोलोज 5 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है राइबोज 5 फॉस्फेट में, जो कि एक आइसोमराइजेशन स्टेप है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आइसोमरेज। उसके बाद आते हैं हमारे जो नेक्स्ट स्टेप है जिसको हम ट्रांसकीटोलेज रिएक्शन भी बोल सकते हैं, जो कि ट्रांसकीटोलेज इस एंजाइम के प्रेजेंस में कंप्लीट होती है। तो एक्चुअली इस स्टेप में क्या होते हैं
जो भी प्रोडक्ट हमें मिले हैं ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट एंड राइबोज 5 फॉस्फेट इपीमराइजेशन एंड आइसोमराइजेशन से वो एक्चुअली कंबाइंड होते हैं और अगेन वो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं या फिर प्रोडक्शन करते हैं। तो राइबोज 5 फॉस्फेट से हमें मिलता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट से हमें मिलता है सीडोहेप्टुलोज 3 फॉस्फेट, जो कि हमें ट्रांसकीटोलिस रिएक्शन में मिलता है। उसके बाद हमें जो नेक्स्ट स्टेप है जिसका नाम है ट्रांसअल्डोलिस रिएक्शन, जो कि ट्रांसअल्डोलिस नाम के एंजाइम से ही कंप्लीट होता है। तो इसमें एक्चुअली फिर से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड सीडोहेप्टुलोज 3 फॉस्फेट कंबाइन होते हैं और वो अगेन दो डिफरेंट मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं या फिर प्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से हमें मिलता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एंड सीडोहेप्टुलोज 3 फॉस्फेट से हमें मिलता है इरेथ्रोज 4 फॉस्फेट। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है इरेथ्रोज 4 फॉस्फेट फिर से रिकंबाइन होता है ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट के साथ। उसके बाद आते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप के ऊपर, जिसमें इरेथ्रोज 4 फॉस्फेट कंबाइन होता है ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट के साथ, जो कि निर्माण करता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इन दो मॉलिक्यूल्स को। उसके पहला पॉइंट हम ये देखेंगे, इरेथ्रोज 4 फॉस्फेट कंबाइंस विथ ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय एपिमराइजेशन to produce fructose 6 phosphate and glyceraldehyde 3 phosphate। तो आपको एक कंफ्यूजन होगा या फिर एक डाउट होगा कि ये ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट कहाँ से आया है। तो एक्चुअली यही ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट हमें एपिमराइजेशन से मिला है, जो कि रिकंबाइन होता है विद इरेथ्रोज 4 फॉस्फेट टू फॉर्म ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है glyceraldehyde 3 phosphate is converted into fructose 6 phosphate which will form glucose 6 phosphate at last। तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, इसका फिर से कन्वर्जन होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, जो कि सबसे लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और इसी केमिकल रिएक्शन में 6 कार्बन डाइऑक्साइड गैस मॉलिक्यूल लिबरेट होते हैं एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के दौरान 6 कार्बन डाइऑक्साइड गैस मॉलिक्यूल लिबरेट होते हैं। तो यही था हमारा नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेप्स ऑफ एचएमपी शंट इन डिटेल। तो इसके पहले के पॉइंट में हमने एचएमपी शंट का जो ऑक्सीडेटिव स्टेप्स है उसका डिटेल देखा था और उसके बाद नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेप्स हमने कंप्लीट किया है। उसके बाद आते हैं जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिग्निफिकेंस ऑफ एचएमपी शंट। एचएमपी शंट का हमारे बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है, अगर वो प्रोसेस परफॉर्म हो रही है हमारे बॉडी में तो उसके वजह से हमारे बॉडी को क्या फायदे मिल रहे हैं, उसके बारे में हम अब डिस्कस करने वाले हैं। जिसका पहला पॉइंट है, इन एचएमपी शंट हेक्सोजेस आर कन्वर्टेड इनटू पेंटोज शुगर। These pentose sugar are involved in न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, जैसे कि डीएनए एंड आरएनए। जो पेंटोज शुगर प्रोड्यूस होता है एचएमपी शंट प्रोसेस के द्वारा, तो वही पेंटोज शुगर हमें डीएनए एंड आरएनए के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, NADPH आर इन्वॉल्व्ड इन रिडक्टिव बायोसिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड, कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड। जो भी NADPH हमें मिलता है ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव स्टेप्स, जैसे कि पहले और जो तीसरे स्टेप्स में हमें NADPH जो कोएंजाइम मिले हैं वो एक्चुअली बायोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फैटी एसिड के सिंथेसिस के लिए, कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस के लिए एंड स्टेरॉइड के सिंथेसिस के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, एचएमपी शंट इज इन्वॉल्व्ड इन लिपोजेनेसिस। लिपिड का जनरेशन या फिर लिपिड प्रोडक्शन में एचएमपी शंट का बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, NADPH इज इन्वॉल्व्ड इन अमाइनो एसिड सिंथेसिस। अमाइनो एसिड सिंथेसिस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है NADPH। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, NADPH इज हैविंग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, साइटोक्रोम
P450 इज इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग। तो ये एक्चुअली एक कोएंजाइम है साइटोक्रोम P450 जो कि डिटॉक्सिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है HMP शंट के सिग्निफिकेंस का जो कि है फैगोसाइटोसिस। और सबसे लास्ट वाला पॉइंट है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NADPH इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग लेंस ट्रांसपेरेंसी। जो भी हमारे आंखों में लेंस है उसकी ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए NADPH का हाई कॉन्सेंट्रेशन रखना बहुत ही जरूरी है जो कि HMP शंट के द्वारा बहुत ही बखूबी से मेंटेन किया जाता है। उसके बाद आते हैं हमारे सबसे लास्ट वाले पॉइंट के ऊपर जिसका नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस डिफिशियंसी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में G6PD डिफिशियंसी भी बोल सकते हैं। जिसका पहला पॉइंट है इट इज एक्स लिंक्ड इनहेरिटेड डिसऑर्डर। तो एक्चुअली ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें जनरली मेल्स आर अफेक्टेड। और इस जो डिफिशियंसी डिसऑर्डर में NADPH सिंथेसिस को इनहिबिट किया जाता है हमारे बॉडी के द्वारा। अगर इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में देखा जाए, मतलब सिम्टम्स के बारे में देखा जाए, तो पेशेंट को जॉन्डिस की तकलीफ हो सकती है, हिमोलाइसिस की तकलीफ हो सकती है और द पेशेंट प्रोड्यूसेस एनीमिया व्हेन एंटीपायरेटिक इज टेकन। जब कभी वो पैरासीटामोल, डाइक्लोफिनेक या एस्पिरिन दवाई लेता है तो उसको एनीमिया का जो प्रॉब्लम है वो ऑकर हो सकता है। सो दैट्स फॉर इट टुडे गाइस। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द फार्मा अस्त्र क्लासेस। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। थैंक यू।